हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। हम रिफ्लेक्शन और उससे जुड़े हुए सारे टर्म्स, सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीज़ें क्लियर होना चाहिए। पहला होता है अपने पास में रेयर मीडियम, दूसरा होता है अपने पास में डेंसर मीडियम। तो देखिए, ये चीज़ें क्या होती है, पहले मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर और डेंसर पढ़ने से पहले भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे पास में टोटल मीडियम कितने होते हैं। तो देखिए, जनरली हम कितने मीडियम लेके चलते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये अपने को सबको पता है। और जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम एक टॉपिक को और कंसिडर कर सकते हैं, वो होता है वैक्यूम। जनरली हम क्या करते हैं कि वैक्यूम को और गैस को एक ही मान के चलते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। गैस में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं और वैक्यूम के अंदर होते ही नहीं है। ये डिफरेंस होता है इसमें सिर्फ। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक ये पार्टिकल, दूसरा ये पार्टिकल, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, ऐसे सारे बहुत पास में होते हैं। इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता सॉलिड के अंदर। जब अपन बात करें तो लिक्विड के अंदर यही चीज़ क्या होती है, दूर होती है, दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे रैंडमली। और वैक्यूम के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट। अब जो लाइट की रे होती है हमारे पास में, लाइट की जो रे होती है उसकी स्पीड सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है और गैस में अलग होती है, एंड वैक्यूम में भी अलग होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में, उससे थोड़ी सी कम गैस में, उससे थोड़ी सी कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा है, उससे बहुत ही कम गैस में होती है और उससे भी कम लिक्विड में होती है और सबसे कम सॉलिड में होती है। तो लाइट की रे जब किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ या तो बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर हो जाती है। इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए, इसको और भी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम वो कहलाता है जिसमें जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और डेंसर मीडियम वो कहलाता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं। तो अगर हम इन चारों में से किन्हीं भी दो मीडियम को लेके चलते हैं, मान लीजिए कि आपने लिया एक लिक्विड और गैस, तो लिक्विड में और गैस में रेयर मीडियम कौन सा हुआ? गैस। और डेंसर मीडियम कौन सा हुआ? लिक्विड। अगर हम दो दूसरे वाले अगर मीडियम ले लें, मान लीजिए एक सॉलिड लिया और दूसरा आपने लिक्विड लिया, तो सॉलिड में और लिक्विड में दोनों में से रेयर कौन सा है और डेंसर कौन सा है? तो देखिए, सॉलिड के अंदर जो रेयर मीडियम है और सॉलिड और लिक्विड में जो आपका रेयर और डेंसर मीडियम है, सॉलिड होगा आपका डेंसर और लिक्विड होगा रेयर, इन दोनों के कंपैरिजन में। क्योंकि सॉलिड में क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि ये भी जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर दूर होते हैं। तो जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं वो कहलाता है हमारे लिए रेयर मीडियम, और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं अपने पास में ज़्यादा पास पास। तो जब भी दो मीडियम की हम बात करेंगे तो उसमें से उन दोनों मीडियम में से आपको ये पहचानना है कि रेयर कौन सा है और डेंसर कौन सा है। अगर आपको रेयर और डेंसर के बारे में पता चल गया तो आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, और रेयर और डेंसर समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मान लीजिए अपन गैस की और वैक्यूम की बात करें, तो इन दोनों में मुझे बताइए कि गैस में या वैक्यूम में दोनों में से रेयर कौन सा है? तो देखिए, गैस की अगर अपन बात करें तो गैस में मैंने आपको बोला था कि जो वॉल्यूम आई मीन जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स होते ही नहीं है। तो वैक्यूम के अंदर जब पार्टिकल है ही नहीं और इसके अंदर पार्टिकल कुछ तो है, जो भी है बट कुछ तो है, तो वैक्यूम जो होगा वो आपका रेयर मीडियम होगा और ये आपका डेंसर मीडियम होगा। करेक्ट। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे, चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स जब भी लाइट की रे एक मीडियम से
दूसरे मीडियम में पास करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। करेक्ट। एक मीडियम मतलब ये मान लीजिए कि एयर है और ये मान लीजिए आपका वाटर है, ये सिर्फ हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। ये मान लीजिए कि एयर जो कि मीडियम है और ये वाटर है जो कि दूसरा मीडियम है। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि इन दोनों में रेयर कौन सा है। ऑब्वियसली एयर जो मीडियम है वो आपका रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर। अब देखिए, अगर लाइट की रे एयर से आ रही है तो वाटर में जब वो जाएगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। करेक्ट। दूसरे मीडियम में जा तो रही है और वो अपना पाथ भी चेंज कर लेगी। देखिए, इस रे को जाना ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाते हुए ऐसे जा रही है, ये वाला पाथ फॉलो कर रही है। तो हम इसमें कुछ रूल्स देखते हैं। मान लीजिए ये अपना एक नॉर्मल होगा जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा। अगर कोई भी रे ऐसे आ रही है तो हम ये बोलेंगे कि जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखिए, ऐसा जाना चाहिए था उसको, ऐसे ना जाते हुए वो इस तरफ जा रही है, तो मतलब ये क्या हुआ, नॉर्मल के पास में आ गई। ये जो नॉर्मल था ना, यहां तक इस नॉर्मल के पास में आ गई। लेकिन अगर यही लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। राइट। जब भी लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और डेंसर मीडियम से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर वन, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और उसमें क्या होगा, जो आई बनेगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू आर से। आई क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट एंगल। जो इंसिडेंट एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। और आर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। राइट। एंड व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर वन, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से अगर वो रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाएगी। उस केस में आई जो बनेगा छोटा बनेगा एज कंपेयर टू आर। ओके। तो यहां पे देखिए वापस इस डायग्राम में, ये जो बना अपना आई है, ये अपना आर है, ये इंसिडेंट रे ये वाली, और इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। नाम याद रखिएगा, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये बना आई, ये बना आर, ये मीडियम वन M1 और ये आपका M2 मीडियम 2। करेक्ट। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है वेयर I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। करेक्ट। अब आगे देखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्रैक्शन तो जान लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब इसका कारण क्या होता है, ये क्यों होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों मीडियम में लाइट की जो स्पीड रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। अगर मान लीजिए कि सॉलिड में है तो सॉलिड में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, और अगर अपन एयर की बात करें तो एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होगी। इफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया इज मोर देन देर विल बी ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर दो कोई भी आपके पास में ऐसे मीडियम है जिनमें लाइट की जो रे है उसकी स्पीड, उस लाइट की रे की जो स्पीड है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर अपन एयर की और वैक्यूम की बात करें तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनमें रेयर और डेंसर का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इनमें जो है रिफ्रैक्शन कम रहेगा। लेकिन अगर अपन एक सॉलिड की और एयर की बात करें तो सॉलिड में लाइट की रे की स्पीड बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एयर, तो इस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम सॉलिड और वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम और सॉलिड दोनों की बात करें तो इस केस में रिफ्रैक्शन और ज्यादा होगा। इसकी बात कैसे, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये जो मीडियम है आपके पास में वैक्यूम है और ये जो मीडियम है आपके पास में सॉलिड है, तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है ये और ज्यादा बेंड होगी,
मान लीजिए अभी इतनी हो रही है तो उस केस में इतनी हो जाएगी, और भी ज्यादा बेंड होगी, मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है और स्पीड के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप ये रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स आपकी लाइफ में कहाँ देखते हो? तो देखिए सबसे पहला है द बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक टैंक है, टैंक का अगर आप बॉटम देखो तो उसका जो ओरिजिनल बॉटम होता है वो आपको ना दिखते हुए वो और ऊपर उठा हुआ दिखता है। आप आपके घर में कभी टैंक है तो उसको खोल के देखिएगा, तो जो उसका जो नीचे का बेस होता है, बॉटम जिसको अपन बोलते हैं, वो आपको और भी ज्यादा उठा हुआ दिखेगा। वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। विच टेक्स प्लेस व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम द पुल ऑफ द वाटर इनटू एयर। वो कब होता है? जब वाटर में से लाइट्स की रे निकल कर मतलब जो नीचे वाला आपका बॉटम है वहां से लाइट की रेज निकलकर आपकी आईज तक गिरती है, जो तो उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है आपको वो ना दिखते हुए आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, जो कि एक अपीयरेंट रहेगा, अपीयरेंट बॉटम रहेगा। एक्चुअल में वो होगा नहीं बट आपको दिखेगा ऐसा। सेकेंड अपने पास में द लेटर्स अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर द डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर है आप एक ग्लास स्लैब रखिएगा। उस ग्लास स्लैब में अगर आप जो पेपर के अंदर जो लिखे हुए वर्ड्स हैं आप उनको पढ़ेंगे तो वो वर्ड्स आपको काफी उठे हुए दिखेंगे, ऊपर की तरफ उठे हुए दिखेंगे। ये आप कभी एक्टिविटी करके देखिएगा, आपको मजा भी आएगा और आपको पता भी चलेगा कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है। तो उसमें क्या होगा, वो वर्ड्स आपको ज्यादा उठे हुए दिखेंगे, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेंसिल दैट इज अंडर वाटर। आपने काफी करके वो भी देखा होगा बचपन में, जब अगर किसी पेंसिल को हम एक वाटर में या तो ग्लास में पानी भर लीजिए या फिर किसी भी दूसरे कंटेनर में भर लीजिए और पेंसिल को जब आप उसमें इमर्ज करेंगे तो पेंसिल आपको जितनी पानी में है उतना पोर्शन आपको बेंड होता हुआ दिखाई देगा। उसका भी कारण होता है रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में बेंड होती नहीं है लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से आपको बेंड होती हुई दिखाई देती है। करेक्ट? आगे वाला अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides। एक कोई भी आप लेमन लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए और जब आप उसको साइड से देखेंगे ना तो आपको वो बड़ा दिखेगा साइज में एज कंपेयर टू एक्चुअल साइज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में से जो रेज निकलती है रिफ्लेक्ट होकर वो आपकी आईज में गिरती है और उससे आपको एक उसका काफी दूसरा साइज अपीयर होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, हम जैसे जैसे चैप्टर होगा वैसे वैसे और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट? आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है? आपने अगर आपके स्कूल में लैब में देखा हो या नहीं देखा हो तो एक बार आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा। ग्लास स्लैब मतलब एक कांच का टुकड़ा आप टाइप समझ सकते हैं जिसका शेप रेक्टेंगुलर होता है और इसकी कुछ विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, इस टाइप से ये रहता है। या फिर मैं आपको किसी वीडियो में इसका एक इमेज दिखा दूंगा। ये इस टाइप से इसका साइज रहता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू जब आप लाइट पास करते हो तो लाइट क्या क्या चीजें फेस करती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए पी क्यू आर एंड एस, ये रेक्टेंगुलर अपने पास में ग्लास स्लैब है। हमने ये बना लिया नॉर्मल, जो कि यहाँ पे ई पॉइंट बनाता है इस सरफेस से। अब हम ये मान रहे हैं कि एक लाइट की रे जो कि है एबी लाइट की रे इसके ऊपर गिरेगी, ग्लास स्लैब के ऊपर। ये आ रही है एयर से, ये जो मीडियम है एयर है। ग्लास जो मीडियम है आपके पास में है डेंसर, और ग्लास से निकलने के बाद वापस है एयर। इट मीन्स ये जो मीडियम होंगे आपके पास में रेयर, ये हुआ आपके पास में ग्लास वाला जो मीडियम है वो हुआ डेंसर, और ये हो गया वापस रेयर। तो हमें यह देखना है कि लाइट की रे जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी और वापस डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो वो क्या क्या चेंजेस करेगी अपने अंदर। तो देखिए सबसे पहले लाइट की रे गई यहां पे इंसिडेंट हुई तो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। यहां पे बनाएगी वो आई एंगल। करेक्ट? अब उसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ग्लास में गई तो
ग्लास में जाने के बाद में वो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो वो इस पाथ पे ट्रेवल करेगी। अब इस पाथ पे चलेगी तो इस नॉर्मल के साथ में ये रे एक एंगल बनाएगी जिसे हम बोलेंगे एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यही रे आगे चलती जाएगी, आगे जाने के बाद में जब वापस दूसरे सरफेस पे गिरेगी उसी ग्लास स्लैब के, क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर तो चली गई, अंदर जाने के बाद में बाहर जब निकलेगी दूसरे वाले पोर्शन से, तो ये वाले पोर्शन पे जब वो गिरेगी इस वाले सरफेस पे, तो इस वाले सरफेस पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये वाला। अब ये जो रे आ रही है, देखिए यहां से जो निकली इसको तो हमने बोला रिफ्रेक्टेड रे, ये कौन सी होगी, रिफ्रेक्टेड रे। बट जब इस वाले सरफेस पे यही लाइट रे गिर रही है तो इस सरफेस के लिए ये रे क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। इसके लिए तो इंसिडेंट ही होगी, इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड हुई, लेकिन इसके लिए इंसिडेंट होगी, तो ये जो बनेगा ये आपका बनेगा आर डैश। और उसके बाद में वापस यहां से निकल जाएगी, ये डेंसर था, डेंसर से वापस कहां चली गई, रेयर मीडियम में, क्योंकि एयर क्या है, रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या होगा, जाना उसको ऐसे चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब इधर चली जाएगी, तो वो इस रास्ते को फॉलो करेगी, इस पाथ को वो फॉलो करेगी। अब देखिए अगर मान लीजिए लाइट की रे जब स्टार्टिंग से आई यहां से, ये वाले पोर्शन से, तो उसको ऐसे जाना चाहिए था। अगर वो कहीं पर भी बेंड नहीं होती, बिल्कुल सीधे 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 जाती, तो वो इस रास्ते से जाती, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो इस रास्ते से जा रही है, तो इतना उसके बीच में डिफरेंस आ गया पाथ का। तो इसी पाथ को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये पूछा जा सकता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो डिफरेंस है एक्चुअल रे के जाने का, और अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो जिस रास्ते से जाती, तो इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और जो सबसे लास्ट में जो रे निकलती है इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, राइट। तो देखिए यही चीज मैंने आपको इसमें लिख कर दी हुई है, तो एक बार ये आप पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जो चीज मैंने आपको डायग्राम में समझाई है वही यहाँ पे लिखी हुई है। अब एक नोट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। When a ray of light is incident normally to the interface of two media, it will go straight without any deviation। इसका मतलब हुआ कि जैसे ये हमारे पास में नॉर्मल है, तो हमने अभी क्या बोला है कि एंगल बनाते हुए, मतलब एंगल आई बनाते हुए ये क्या करेगी, सरफेस पे गिरेगी। लेकिन अगर ये एंगल ना बनाए, मतलब अगर ये नॉर्मली गिरे ऐसे बिल्कुल, तो ये बिना डेविएट हुए ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ये सीधी की सीधी चली जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगर एंगल आई बना रही है तो रिफ्लेक्टेड होगी, पर्टिकुलर एंगल आर भी बनेगा। बट अगर नॉर्मली गिर रही है, ये सरफेस हो गया, अगर सीधे गिरेगी तो वो सीधे सीधे चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ओके। आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज पढ़े थे, उसी तरीके से रिफ्लेक्शन में भी हमारे पास में दो लॉज होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी थी, ये वाली रे, ये मान लीजिए नॉर्मल आपका, तो ये होती है इंसिडेंट रे जो इसके साथ एंगल आई बनाएगा। द रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड होना चाहिए, ये रिफ्रैक्टेड, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ये ऐसे जाएगी, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका आर। एंड द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये देखिए सारा एक ही प्लेन पे है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर है। सेकेंड पॉइंट है अपने पास में, सेकेंड लॉ है अपने पास में स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है सेकेंड लॉ को। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो मतलब कि साइन, साइन का रेशियो, साइन आई, इसको बोलेंगे साइन आई, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टू द मतलब बेस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका साइन आर रिफ्लेक्शन का, इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कांस्टेंट होगा मतलब ये जो है इक्वल टू आपका एक कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, करेक्ट। देखिए द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और बहुत सारी बुक्स में आपको एन से भी मिल जाएगा, एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ए म्यू जी मतलब एयर टू ग्लास, यहाँ पे इसका मतलब हुआ एयर टू ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हम इस तरीके से निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई मतलब जो एयर में पास हो रही है लाइट वो, साइन आर में जो ग्लास में से जा रही है वो वाली। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर पता है और वेलोसिटी ऑफ ग्लास पता है तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो इस वीडियो के जस्ट बाद में होगा, तो आप उसको प्लीज देखिएगा, मैं उसे पूरा डिटेल में बनाऊंगा जिससे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें आपको सिर्फ लॉस बताना चाहता हूं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा। अगला जो वीडियो होगा पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर है। तो दोनों लॉस क्लियर हो गए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, और साइन आई अपॉन साइन आर जो स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं उसका जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके।